मैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और आइए हमारा आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो हमने कोविड वैक्सीन के ऊपर हमने रखा है। उसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो जैसे आपने देखा कि जब से कोविड का वैक्सीन आया है और जो भारत ने हमारे वैक्सीन बनाया है, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे प्रश्न, कई सारी अफवाहें, कई सारे मिथ्स, कई सारे मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रहे हैं और कई तरह की बातें हो रही है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा पैनल बिठाया जाए जिनको सही जानकारी हो और जिनसे हम जानकारी प्राप्त करें ताकि लोगों तक सही बात पहुंचे। और जो तरह तरह की झूठी अफवाहें या तरह तरह के जो लोगों के मन डर हो गए हैं, शंका हो गई है इस वैक्सीन को लेकर के, वो सब मिट जाए। तो इसके लिए जरूरी था कि कोई ऐसा एक्सपर्ट हो इस फील्ड का जो हमको सही ढंग से सही जानकारी दे। तो हमारे बीच में हम आज आमंत्रित कर रहे हैं जसलोक हॉस्पिटल से डॉक्टर माला कनेरिया। माला जी नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माला जी कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, जो कि जसलोक हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और वहीं आप काम कर रही हैं और इस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी जानकार हैं और रात दिन इनका इसी विषय से, इसी वैक्सीन से, इसी कोविड से इनका काम पड़ते रहता है। तो जो छोटे छोटे प्रश्न है, जो छोटी छोटी शंकाएं हमारे मन में है, वो आज ये इनका जवाब देंगी, इनका निदान करेंगी, समाधान करेंगी। और जो दूसरा सब्जेक्ट हमारा है वो है मोटापा, ओबेसिटी। तो उसके लिए हमारे साथ में जो उनकी एक्सपर्ट है डॉक्टर वैभवी गाला, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और वैभवी जी नमस्कार। नमस्ते। आप भी जसलोक हॉस्पिटल में क्लिनिकल डाइटिशियन है और वेट मैनेजमेंट, खास तौर पे महिलाओं पे जो मिडिल पोर्शन पे जो ओबेसिटी या जो फैट्स जमा हो जाते हैं, आज हम उस पे बात करेंगे। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माला जी, एक बात तो है, पहले हम वैक्सीन सब्जेक्ट को लेते हैं कि एक समय ऐसा ये जो कोविड महामारी आई, पूरे साल के दौरान हम लगभग सभी लोग घर में बंद हो गए थे और ऐसे समय में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये कभी जाएगा कि नहीं, हम लोग उस तरह से वापस से स्वतंत्र हो पाएंगे कि नहीं। और बहुत से लोगों ने तो अपने प्रियजनों को भी खो दिया और कई ऐसे फ्रंट लाइन वर्कर जिन्होंने रात दिन मेहनत करके बाकी लोगों की जान बचाने के लिए, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्स, हमारे साइंटिस्ट, ये सारे लोगों ने इतनी मेहनत की कि कोविड से हम किस तरह से छुटकारा पा सकें। और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इसका वैक्सीन भी कभी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये कब खत्म होगा और नहीं खत्म होगा। तो कई लोगों ने इसका, थोड़ा बोलना चाहिए कि एडवांटेज भी लिया। खूब सारे काढ़े आ गए बाजार में, बहुत सारे मिथ्स आ गए, बहुत सारी सेल्फ मेड दवाइयां आ गई। कहीं लहसुन उकल रहा है तो कहीं अदरक उकल रहा है तो कहीं काढ़ा बन रहा है। तो वो काढ़ों से जो तकलीफें और हो रही है वो एक अलग चीज थी। लेकिन वैक्सीन के नाम पर या इसके कोरोना से छुटकारे के नाम पर बहुत से लोगों ने अपनी अपनी दवाइयां इजाद कर ली, बेच दिया, मार्केटिंग कर ली, भले ही उसका कोई अता पता ना हो, उसकी कोई प्रकार की सच्चाई हो ना हो। तो ऐसे समय में जब हमारे साइंटिस्ट ने और हमारे डॉक्टरों ने रात दिन एक करके मेहनत करके जो वैक्सीन तैयार की है और वो जो 16 जनवरी से लगनी चालू भी हो गई है, तो क्यों ना आज हम उस बारे में सारी सच्चाइयां, सारी जो अफवाहें हैं, उनको समाधान करते हुए आपसे थोड़ा चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आप सबसे पहले तो देखिए, जब वैक्सीन नहीं था तो लोग डर रहे थे कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। और जब वैक्सीन आ गया है, लग रहा है, तो लोग डर रहे हैं, अरे बाप रे, लगाएं कि नहीं लगाएं, कहीं ऐसा हो जाएगा क्या, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है। तो क्यों ना इन सब छोटी छोटी बातों के लिए आज चर्चा करते हैं और बहुत सारी शंकाओं का समाधान करते हैं और आपसे जानते हैं कि वैक्सीन की सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वैक्सीन होता क्या है और इसको किस तरह से भारत में बनाया गया और कितनी मेहनत इसके लिए की गई है, आप क्लियर करिए।
नमस्ते, मैं डॉक्टर माला कनेरिया हूँ। मैं इन्फेक्शियस डिजीज कंसल्टेंट हूँ जसलोक हॉस्पिटल में। इसके अलावा मैं पिछले 27 सालों से नायर हॉस्पिटल के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, जहाँ मैं प्रोफेसर इन इंटरनल मेडिसिन और यूनिट हेड हूँ, और कस्तूरबा हॉस्पिटल में भी मैं प्रोफेसर और यूनिट हेड हूँ। पिछले 1 साल में इस कोविड-19 महामारी ने देश भर में और दुनिया भर में तबाही मचा रखी, और इसकी जो मुसीबतों का सामना करना पड़ा है लोगों को, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इससे प्रभावित नहीं हुआ है, या वो शारीरिक रूप से हो, या मानसिक रूप से हो, या आर्थिक रूप से हो, या सामाजिक रूप से हो। और जब भी मार्च 2020 में WHO ने ये ऐलान किया कि ये एक महामारी है, एक पैंडेमिक है, तो तभी दुनिया भर के वैज्ञानिक वो इस कोविड-19 बीमारी का इलाज ढूंढने में और इसे फैलने से रोकने के लिए वैक्सीन ढूंढने के प्रयास में जुट गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 2020 में ही विभिन्न देशों से बहुत सारे वैक्सीन उम्मीदवार लाइन में खड़े हो गए। और इसका परिणाम ये भी हुआ कि भारत में आज हमारे पास भारतीय निर्मित 2 वैक्सीन है, जो है कोविशील्ड वैक्सीन और एक कोवैक्सीन। तो ये 2 वैक्सीन के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो एस्ट्राजेनिका ने निर्माण किया है, और उनका सहयोग किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने, इसलिए इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भी कहा जाता है। और इसके लोकल मैन्युफैक्चरर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है। ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड, ये बहुत ही अनोखी और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसे कहते हैं वायरस वेक्टर टेक्नोलॉजी। जो इससे पहले ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इबोला वायरस वैक्सीन में ही इस्तेमाल की गई है, और किसी भी वैक्सीन में इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि जो इनएक्टिवेटेड चिंपैंजी एडिनो वायरस है, उसे लेकर उसे एक साधन या जरिया या वाहन बनाया गया है, जिसके अंदर कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन डाला गया है। और ये एडिनो वायरस वैक्सीन के द्वारा शरीर में इंजेक्ट होता है। तो जब ये इंजेक्ट होता है, ये जो एडिनो वायरस है वो तो इनएक्टिवेटेड है, तो वो कुछ इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन जो स्पाइक प्रोटीन है, उसे देखते ही जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज का उत्पादन करना शुरू कर देता है। तो फर्स्ट डोज के बाद ये इम्यून सिस्टम प्राइम हो जाता है या किक स्टार्ट हो जाता है, और एंटीबॉडी का उत्पादन शुरू हो जाता है। और जब 28 डेज के बाद सेकेंड डोज लगता है, जिसे कहते हैं बूस्टर डोज, तो इम्यून सिस्टम और भी अच्छी तरह से एंटीबॉडी का उत्पादन है वो अच्छी मात्रा में करता है, और प्रोटेक्टिव लेवल्स बढ़ जाते हैं। सो जब इस व्यक्ति को वास्तव में कोविड इन्फेक्शन हो, तो इम्यून सिस्टम तुरंत ही उस वायरस को पहचान लेगा और उसको नष्ट करने में जुट जाएगा। तो ये जो वायरस है वो गंभीर संक्रमण या सीरियस इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाएगा, और पेशेंट हल्के में छूट जाएगा। तो ये जो वैक्सीन है वो सीवियर। डॉक्टर साहब 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगी, क्योंकि क्या होगा कि ये जो हमारा वीडियो बहुत छोटे छोटे गांव तक भी पहुंचेगा, और शायद हो कि उनको ये मेडिकल की जो अपनी लैंग्वेज है थोड़ी उनको हार्ड लगे। अपन बहुत सरल शब्दों में बताइए कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, जैसे इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी क्या है? तो बॉडी के अंदर जब भी कोई जंतु आता है, बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी जंतु, तो बॉडी में उससे लड़ने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे कि हमारे देश में सोल्जर्स रहते हैं, सिपाही रहते हैं, तैनात रहते हैं बाउंड्री पे, तो कोई भी अगर दुश्मन आता है तो उसका मुकाबला करते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है जो शत्रुओं का मुकाबला करता है। और ये शत्रु कौन है? ये शत्रु है जंतु, और ये वायरस एक विषाणु है, एक जंतु है। तो जैसे ही ये बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, ये जो इम्यून सिस्टम है उसने पहले इस शत्रु को नहीं देखा है, तो उन्हें नहीं पता इस शत्रु का मुकाबला कैसे किया जाए। इसलिए ये पैंडेमिक हो गया, क्योंकि जो आम जनता है उन्होंने इस वायरस का मुकाबला पहले नहीं किया था। तो इस वैक्सीन के द्वारा हम शरीर में थोड़ा सा वो विषाणु का टुकड़ा डालते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम उसको पहचान पाए। सो जब उस इंसान को इन्फेक्शन हो, तो उसने ऑलरेडी ये वायरस की एक झलक देखी हुई है, और वो उस वायरस को तुरंत ही पहचान जाएगा और उस पे अटैक माउंट करेगा, जैसे कि सिपाही अटैक करते हैं, और उस वायरस को अपने काबू में ले लेगा, नष्ट कर देगा।
तो वो वायरस बढ़ बढ़ के जो गंभीर इन्फेक्शन है वो नहीं कर पाएगा और माइल्ड इन्फेक्शन तक ही रुक जाएगा। तो वैक्सीन से ये इन्फेक्शन गंभीर नहीं होगी और पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचने की नौबत नहीं आ जाएगी। लेकिन ये जो वैक्सीन है उससे जो हल्के फुल्के माइल्ड इन्फेक्शन है, यानी कि जो असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है जिसमें इन्फेक्शन हो लेकिन पेशेंट को बहुत ज्यादा लक्षण नहीं हो, ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन जो गंभीर इन्फेक्शन है वो नहीं होगा वैक्सीनेशन से। और दूसरा जो डर जो फैला हुआ है कि नहीं लगवाएंगे तो हमको ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कई लोग बोलते हैं हमको एक साइड का ही पैरालिसिस ना हो जाए, कोई सोचता है हम मर ना जाएं, तो इस तरह की जो ये भ्रांतियां फैली हुई है, तो जैसा कि आप बता रही हैं तो वैक्सीन तो इसका मतलब सबको लगवाना ही चाहिए फिर तो। जी हाँ, ये वैक्सीन की जो भी एडवर्स इफेक्ट जो मिथ्स फैलाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है जी। ये वैक्सीन बहुत ही जरूरी है और जो लोग भी इसके योग्य है, एलिजिबल है, उनको लगवाना ही चाहिए। ये वैक्सीन, दोनों वैक्सीन बहुत ही सेफ है। इनके जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत ही माइनर है जो हर वैक्सीन के साथ होते हैं। जैसे कि जब भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मिला तो उस हाथ में थोड़ा सा दुखना या उस हाथ का लाल होना या थोड़ा सा स्वेलिंग होना या हाथ का स्टिफनेस होना, और वो भी सिर्फ 1-2 दिनों के लिए, और बिल्कुल ठीक हो जाता है। और दूसरे इफेक्ट्स है जैसे कि पेशेंट को फीवर आता है, बुखार आता है, या उसे शरीर में दुखता है या थोड़ा तबीयत नाजाज रहती है, और ये भी क्रोसिन गोली ही खाकर ही 3-4 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाता है। कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है और इसलिए ये वैक्सीन सबके लिए लगवाना जरूरी है। लेकिन जो भी इसके लिए योग्य हो, जिन्हें भी सरकार आमंत्रण करे वैक्सीन नहीं, कुछ लोग कहना होता है कि भाई ये वैक्सीन, कई वैक्सीन जैसे हैजा, हेपेटाइटिस, जितने भी पहले हमारे हुए हैं, इनको तो बनाने में कई कई साल लग गए, और ये कैसे इतना जल्दी बन गया कि इधर बीमारी आई और साल भर में वैक्सीन भी बन गया। तो इस बारे में भी लोग कई भ्रांतियां फैला रहे हैं, तो थोड़ा हम वो भी क्लियर कर दें। तो ये जो महामारी है वो हम में से किसने देखी है पहले? ये जो सिचुएशन है जो हमारे सामने आई है महामारी की, वो आज तक जो लोग भी हैं हम में से किसी ने नहीं देखी। किसी ने सपने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी महामारी आ जाएगी। तो सरकार के सामने, वैज्ञानिकों के सामने परिस्थिति ही ऐसी थी कि उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी करके फास्ट ट्रैक करना पड़ा। नॉर्मली जब ये वैक्सीन बनता है तो वो वेरियस चरणों से या फेजेस से गुजरता है। तो इस बार क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी थी, जो फेजेस है उनको कंबाइन किया गया। उसका मतलब जब भी ट्रायल का फेज 1 चालू है तो साथ में ही फेज 2 को भी चालू कर दिया गया और फेज 3 को भी चालू कर दिया गया। नहीं तो नॉर्मली पहले फेज पूरा होता है, उसके बाद फेज 2 शुरू होता है, फिर फेज 3। लेकिन इस समय परिस्थिति ऐसी थी कि सब फेजेस को साइमल्टेनियसली या साथ में शुरू करने की मंजूरी दी गई। इसलिए हमारे पास ये वैक्सीन है, और लॉकडाउन में दूसरी सब बीमारियां साइड में लग गई थी और सब लोग इसी काम में जुट गए थे। इसी का नतीजा ये है कि हमारा ये वैक्सीन इतनी जल्दी तैयार हो गया। जी, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं। कई लोग अफवाहें फैलाते हैं, और सही बात तो ये भी है कि कोई भी जो वैक्सीन बनता है वो तुरंत इंसान के ऊपर नहीं आ जाता है। कई तरह से उनको टेस्टिंग किया जाता है, कई फेसेस से गुजरना पड़ता है, और जब सही मायनों में फाइनल वो प्रोडक्ट बन के आता है तो वो पूरी तरह से सेफ होता है। इसके लिए पूरा देश, पूरा गवर्नमेंट और पूरा विश्व भी इसके लिए रेडी रहता है। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग ऐसा डरते हैं तो वो नहीं डरना चाहिए। आपने बताया कि 2 तरह की वैक्सीन हमारे यहाँ बनी है भारत में, तो दोनों में से ऐसा कुछ है कि ये वाली लगवानी चाहिए तो ये ज्यादा अच्छी है, या ये वाली लगवानी चाहिए, ऐसा कुछ है? दोनों वैक्सीन, और इनफैक्ट दोनों ही नहीं, जो भी वैक्सीन है सभी वैक्सीन प्रभावी है, सभी वैक्सीन सेफ है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है एफिकेसी में, दोनों ही बराबर है। 80 और 90% के बीच में एफिकेसी है। दोनों वैक्सीन सेफ भी है। कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसका डेटा थोड़ा ज्यादा है, और कोविशील्ड में अंतरराष्ट्रीय डेटा भी है, लेकिन कोवैक्सीन को तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लगवा लिया है। तो इसलिए आई थिंक वो हमारे अंदर जो डर है कि कोवैक्सीन शायद सेफ नहीं है, वो बिल्कुल निकल जाना चाहिए। कोविशील्ड, कोवैक्सीन दोनों समान है, दोनों सेफ है, दोनों प्रभावी है।
जी। और दोनों का ऐसा भी कई कई लोग ऐसे सोचते हैं कि चलो अगर दोनों में कुछ डिफरेंस होगा भी तो एक फर्स्ट डोज में इसका लगवा लूंगा और सेकंड डोज में कोवैक्सीन का लगवा लूंगा, तो मेरे को तो दोनों दवाइयां मिल गई तो ज्यादा सेफ हो गया मैं। तो क्या ये करेक्ट है उनका नहीं, सोचना? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों वैक्सीन अलग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जी। और ये अनिवार्य है कि अगर आप पहला डोज कोविशील्ड का लें तो आपको दूसरा डोज भी कोविशील्ड का लेना है, हाँ और जी। अगर आपको पहला डोज कोवैक्सीन का मिले तो आपको दूसरा वैक्सीन भी कोवैक्सीन का लेना है। जी। क्योंकि अभी तक ये स्टडीज नहीं है कि अगर वैक्सीन को इंटरचेंज किया, यानी कि दो डोज अलग अलग वैक्सीन से लें, तो वो प्रभावी होगा कि नहीं, सेफ होगा कि नहीं, ये डेटा अभी तक नहीं है। इसलिए हमें दोनों डोजेज एक ही वैक्सीन के लेने हैं। जी। और हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि मेरा जैसे वैक्सीन के जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं वैक्सीनेशन के लिए तो हमारा कुछ ना कुछ आईडी कार्ड हमको दिखाना पड़ता है, या जैसा वोटर लिस्ट, तो समझो बंबई में वो वोटिंग के लिए वोटर लिस्ट में है और दिल्ली में अगर वो वैक्सीनेशन लेना चाहे तो क्या वो ले सकता है? मुझे नहीं लगता है प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि ये जो कोविन ऐप है जी। वो कॉमन है। तो जी। ये कोविन ऐप आप जहां भी जाइए वो उसको पहचानेगा, ओके। और वो इंसान वैक्सीन ले सकता है, क्योंकि ये वैक्सीनेशन सिर्फ ऐप के थ्रू है। तो जी। इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी। और दूसरा डोज आकर के वो दूसरी जगह भी लगा सकता है क्योंकि ऐप के जरिए तो पूरे भारत में एक ही समान जी हाँ। है ना? तो वो भी एक सुविधा है आप लोगों के लिए कि भाई कहीं आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कहीं दूसरे गांव सिटी में गए हैं तो आप एक डोज वहां लगवा लिए तो जरूरी नहीं कि आपको 28 दिन या 3-4 हफ्ते वहां रुकना ही पड़ेगा और सेकेंड डोज वहीं से लगवा के आना पड़ेगा। आप जहां भी रहेंगे वहां सेकेंड डोज लगा सकते हैं, लेकिन सेम वैक्सीन आपको लगाना पड़ेगा, जी हाँ। ये जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कई सारे ऐसे भी प्रश्न हमारे पास आए हैं कि जैसे कैंसर है किसी को, तो उसके लिए वैक्सीन कहाँ तक सेफ है, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? कैंसर के मरीज, उन जिनको ब्लड कैंसर है या और कोई शारीरिक ऑर्गन का कैंसर है, या जिनको और कोई बीमारी है जिनकी वजह से इम्यूनोसप्रेसेंस पे है, जी। ऐसे लोगों के लिए तो वैक्सीन खास करके जरूरी है। क्योंकि ये देखा गया है कि कोविड-19 का प्रभाव ऐसे लोगों पे बहुत गंभीर होता है और उन्हें गंभीर इन्फेक्शन होता है। जी। इसलिए इन लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, उनको लगाना चाहिए। लेकिन उनको एक बात ध्यान रखनी चाहिए जी। कि जो एंटीबॉडी का उत्पादन है वो जी। ऐसे लोगों में उतनी अच्छी प्रमाण में नहीं होगा हाँ। जितने के कोई यंग आदमी है जो 30-35 साल का, वो अगर वैक्सीन ले तो उसकी एंटीबॉडी जो है उसका उत्पादन अच्छी मात्रा में होगा। लेकिन क्योंकि ये कैंसर के मरीज कोई हाँ। ऐसे ड्रग्स पे रहते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उनका एंटीबॉडी प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन वैक्सीन सेफ है और उन्हें जरूर लगवाना चाहिए। वेरी नाइस। और जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या जो हार्ट के मरीज हैं उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? उनको भी जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि ये सब हाई रिस्क ग्रुप्स है। हमने देखा है कि डायबिटीज मरीजों को बहुत गंभीर इन्फेक्शन होता है। तो ओके। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट के लिए तो बहुत ही आवश्यक है कि वो वैक्सीन लगाएं। और उनमें एंटीबॉडी का उत्पादन तो अच्छा ही होना चाहिए, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी कम नहीं है। ओके। खाली जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें भी एंटीबॉडी का उत्पादन कम हो सकता है, क्योंकि उम्र के हिसाब से उनका इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। लेकिन वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। जरूर लगाना चाहिए। और जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं या जो फीडिंग करती रहती हैं, तो ऐसे महिलाओं को के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? अभी प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो फीडिंग करती हैं उनको फिलहाल गाइडलाइंस ये है कि वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। और उसका कारण ये नहीं है कि वैक्सीन सेफ नहीं है, उसका कारण ये है कि जो भी अब तक स्टडीज की गई हैं जी। उसमें प्रेग्नेंट औरतों को और जो फीडिंग करती है उनको नहीं इंक्लूड किया गया है। जी। लेकिन आगे भी स्टडीज हो रही है जिनमें प्रेग्नेंट महिलाओं को इंक्लूड किया जा रहा है, और जब पता चलेगा कि ये सेफ है जी। तब वो भी लगा सकती है। लेकिन अभी अगर कोई प्रेग्नेंट महिला कोई ऐसे ग्रुप में आती है जहां वो एलिजिबल है वैक्सीन के लिए, जी। मतलब कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला डॉक्टर है जी। या कोई प्रेग्नेंट महिला को डायबिटीज है जिसके कारण उसको ज्यादा खतरा है अगर उसे कोविड इन्फेक्शन हो, तो उसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर डॉक्टर को लगे कि प्रेग्नेंट औरत को वैक्सीन लगाने से ज्यादा फायदा है क्योंकि वो डायबिटिक है या जी। क्योंकि वो मरीजों को देख रही है, जी। तो डॉक्टर उसको सलाह दे सकता है कि वो वैक्सीन लगाए। लेकिन गाइडलाइंस ये कहती है कि उनको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और ऐसे ही नहीं लगाना चाहिए फिलहाल। करेक्ट। और बच्चों के लिए क्या रूल्स हैं अभी हमारे
छोटे बच्चों तो से लेकर। अभी जो वैक्सीन है वो बच्चों के लिए नहीं बने हैं, बच्चों पर नहीं आजमाए गए हैं। तो कोविशील्ड और कोवैक्सिन दोनों 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए हैं, बच्चों के लिए नहीं है फिलहाल, लेकिन बच्चों पर भी अभी स्टडीज हो रही है। सो आज की तारीख में बच्चे ये वैक्सीन, जो भी 18 साल की कम उम्र के हैं, वो ये वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। जी। कई जन को ऐसा होता है कि किसी दूसरी बीमारी के इंजेक्शन लगते रहते हैं या उनको उसकी दवाएं चलती रहती है, तो क्या उनको इस दौरान बंद कर देना चाहिए वो वैक्सीन या दवाएं, और या फिर दोनों एक साथ चल सकता है? कोविड का वैक्सीन भी चल सकता है और दूसरे जो फ्लू के या कोई और वैक्सीन है तो जो वैक्सीनेशन है जो लोग लेते हैं और कोविड वैक्सीन अभी तक साथ में लेने पर क्या होता है उसका डेटा नहीं है, इसलिए अभी तो ये गाइडलाइन है कि अगर आप और कोई वैक्सीन ले रहे हो हाँ तो जी। वो 14 दिन के अंदर नहीं लेनी चाहिए कोविड वैक्सीन के साथ। तो या तो आप कोविड वैक्सीन के 14 दिन पहले लें या 14 दिन बाद, लेकिन साथ में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं अभी। ठीक है। तो जो दोनों डोज है उसके बीच में अंतर का क्या रूल्स है कि कितना रखना चाहिए? कभी कभी क्या होता है, कई लोग अपने प्रभाव से भी हो सकता है या अपनी बोलते इंटेलिजेंसी दिखाने के चक्कर में कि मैंने तो एक हफ्ते में दोनों सल्टा दिया, दोनों ले लिया, तो क्या ये ठीक है? दोनों वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन जिसके 2 डोज होते हैं उनमें एक अंतर रखना बहुत आवश्यक है, जो कि 28 डेज है। अगर इससे कम अंतर में आपने वैक्सीन लिया तो वैक्सीन का जो एंटीबॉडी उत्पादन है वो उतना अच्छा नहीं होगा। अगर आपको जल्दी लेना है तो वैक्सीन का एक 4 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है, आप 4 दिन जल्दी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप नहीं ले सकते हैं। और जो सेकेंड डोज की बात है, तो सेकेंड डोज हमें 4 हफ्ते में लेना है, लेकिन कोविशील्ड की अभी ऐसी भी स्टडीज आई है जो कहती हैं कि 4 हफ्ते के एंड पे न लेके अगर आप सेकेंड डोज 8 या 12 हफ्ते के बीच में लें तो ज्यादा प्रभावी होगा। लेकिन अभी तक बहुत क्लियर कट डेटा नहीं है, और जो कोविन ऐप है वो आपको सेकेंड डोज के लिए सिर्फ 4 और 6 हफ्तों के बीच में ही रिकॉग्नाइज करेगा। अगर आप अपना डोज, सेकेंड डोज जो है वो और लेट लें तो हाँ। हो सकता है आपका नाम ही हट जाए, इसलिए आप डिले ना करें। सेकेंड डोज अगर आपने 4 हफ्ते के एंड पे नहीं लिया तो आप 6 हफ्ते तक भी ले सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ। तो कभी-कभी आप लोगों के लिए एक अच्छी जानकारी है कि कभी हमारा जो सेकंड डोज़ का अगर डेट निकल भी गई है, तो आप 2-3 दिन डिले कर भी दिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सेकंड डोज़ तो लेना ही चाहिए। आप ये मत समझिए कि आपने फर्स्ट डोज़ ले लिया या फर्स्ट वैक्सीन ले लिया, तो अभी बस हो गया, हम तो काफ़ी सुरक्षित हो गए, अभी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी ऐसे भी लापरवाही दिखाते हैं, तो जब तक दोनों डोज ना लें उसका असर पूरा नहीं होगा, आपके कहने के अनुसार। जी हाँ। जी। और कभी ऐसा भी होता है कि कोरोना पॉजिटिव कोई पर्सन होता है जिसका पॉजिटिव आ गई है रिपोर्ट, तो उस समय जबकि वो पॉजिटिव है और उनके लक्षण वैसे दिख रहे हैं, तो तब वैक्सीन लग सकता है? बिल्कुल नहीं। जो पेशेंट को कोविड हुआ है और उनको एक्टिव इन्फेक्शन है तो हाँ। उस समय वो वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। उन्हें रुकना है जब तक उनकी 14 दिन पूरा नहीं हो जाए, या उनको अगर सीरियस इन्फेक्शन है तो जब तक उनका इन्फेक्शन क्लियर नहीं हो जाए उसके बाद उन्हें 1-2 हफ्ता रुकना है। जब इन्फेक्शन क्लियर हो जाए उसके बाद वो वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन अगर कहीं इंसान को सीवियर कोविड इन्फेक्शन हुआ है और उसको ट्रीटमेंट के दौरान प्लाज्मा थेरेपी मिली है हाँ। या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो टोसिलिजुमैब है वो ट्रीटमेंट मिली है, तो फिर वो वैक्सीन 3 महीने तक नहीं ले सकते, उन्हें 3 महीना रुकना होगा। क्योंकि नहीं तो जो एंटीबॉडीज उन्हें मिली है ट्रीटमेंट के दौरान और जो वैक्सीन दी गई उसकी बनाई हुई एंटीबॉडीज में इंटरफेरेंस हो सकता है। इसलिए अगर उनको प्लाज्मा थेरेपी या टोसिलिजुमैब एंटीबॉडी मिला है तो उन्हें 3 महीने रुकना है। नहीं तो वो लोग एक्टिव इन्फेक्शन जब भी क्लियर हो जाए और जब भी वो लोग आइसोलेशन से बाहर निकले तब वो जाके वैक्सीन ले सकते हैं। ले सकते हैं। तो ऐसी कौन-कौन सी और सिचुएशन हो सकती है जिसमें अपने को 1.5-2 महीना रुक करके फिर वैक्सीन लेना चाहिए? जैसे मैंने सुना था कि कुछ एलर्जी हो जाती है या कुछ इस तरह से हो जाता है तो रुक के लेना चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई पेशेंट को वैक्सीन की एलर्जी है, कोई भी वैक्सीन की, जी। और खास करके वैक्सीन में जो कंपोनेंट रहते हैं उसकी, जी। तो देन उसको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। और अगर उसको वैक्सीन के फर्स्ट डोज से बहुत ही सिवियर रिएक्शन हो ओके। तो भी उसे सेकेंड डोज नहीं लेना चाहिए। जी। और अगर कोई पेशेंट को कोई और इंजेक्शन की एलर्जी है जी। जो वैक्सीन नहीं है
तो फिर वो वैक्सीन ले सकता है, लेकिन हॉस्पिटल में उसका जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है वो थोड़ा सा लंबा रहेगा। उसको आधे घंटे के बदले पौना घंटा ऑब्जर्व करेंगे अगर उसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई पेशेंट को, कोई व्यक्ति को कोई सादी सल्फा एलर्जी है या कोई भी टैबलेट की एलर्जी है या एस्पिरिन की एलर्जी है, तो फिर वो पेशेंट जरूर वैक्सीन ले सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई पेशेंट को सर्दी खांसी है या टाइफाइड है या निमोनिया है या कोई इस तरीके का इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन के दौरान वो वैक्सीन नहीं ले सकता है। जब उसका इन्फेक्शन ठीक हो जाए, उसका बुखार चला जाए, वो उसके एक हफ्ता बाद वैक्सीन ले सकता है। तो फिर तो ये बहुत जरूरी होता है कि जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं या जब डॉक्टर से कंसल्ट करें तो उनको अपनी पूरी सच्चाई बता दें। बिल्कुल, कि आप में क्या प्रॉब्लम है या क्या तकलीफ है। कई बार लोग बताते नहीं है और जब बाद में परेशानी होती है तो ब्लेम या तो डॉक्टर पे डालते हैं या वैक्सीन पे डालते हैं। ऐसे एक दो केसेस हुए भी हैं डॉक्टर की, ब्लेम वैक्सीन को दिया गया कि वैक्सीन की वजह से ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि अगर जो डॉक्टर साहब बता रही हैं ऐसी कोई भी लक्षण आप में है या आपके जानकार में किसी को है, तो प्लीज उन्हें बताइए कि डॉक्टर को पूरी पूरी बात, या जब भी रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं तो उसमें बहुत से कॉलम होते हैं, उस कॉलम में पूछा जाता है आपसे कि ये प्रॉब्लम है क्या, ये प्रॉब्लम है क्या, तो उसमें आप सच्ची सच्ची बातें लिखें ताकि सामने डॉक्टर्स को भी समझे कि आप किस पोजीशन में है और आपको अभी वैक्सीन देना है या नहीं देना है। तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे पास आया डॉक्टर साहब, उन्होंने पूछा है कि अगर मैं अल्कोहलिक हूँ और वैक्सीन लगाता हूँ तो कितने दिन तक अल्कोहल लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या कब मैं ले सकता हूँ? अल्कोहल का और वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है। Okay. अगर आप रेगुलरली अल्कोहल ले रहे हैं कम मात्रा में, तो आप डेफिनेटली वैक्सीन के पहले या वैक्सीन के बाद भी ले सकते हैं। अल्कोहल और वैक्सीन का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कोई भी प्रभाव नहीं है। तो ये जो आपने अफवाह सुनी है कि 15 दिन पहले नहीं पीने का या 15 दिन बाद तक नहीं, वो बिल्कुल गलत है। वैक्सीन और अल्कोहल का कोई भी संबंध नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है। जी, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप अल्कोहल ना ले तो ही अच्छा है। वैसे भी अल्कोहल लेना कोई अच्छी बात नहीं है, तो वो तो बंद ही कर दे, भले ही वैक्सीन के नाम से बंद कर दे तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा आपके स्वास्थ्य के लिए भी और वैसे भी ठीक है। अच्छा, वैक्सीन के बाद हम क्या ये माने कि हम लोग पूर्ण सुरक्षित हो गए? बिल्कुल नहीं। और उसका इम्पोर्टेंट कारण ये है कि अगर आप वैक्सीन लेते भी हो तो वैक्सीन के द्वारा जो आपको सुरक्षा प्राप्त होती है वो सेकेंड डोज के 14 दिन या 15 दिन बाद एंटीबॉडीज लेवल उस मात्रा में होती है कि आपको प्रोटेक्शन हो। उसके बाद भी जो सुरक्षा है वो 70 और 80% के बीच में होती है। 100% सुरक्षा कोई वैक्सीन आपको नहीं प्रॉमिस करता है। दूसरी बात यह है कि जो एंटीबॉडी का उत्पादन होता है वो सब में एक समान नहीं होता। जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको कैंसर है या जिनको और कोई बड़ी बीमारी है या जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे है, स्टेरॉइड्स पे है या जिनको और कोई प्रॉब्लम है, उनमें एंटीबॉडी का उत्पादन अच्छी मात्रा में नहीं होगा। तो इसके कारण, और दूसरी कारण ये भी है कि जो कोविड है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा जा रहा है, म्यूटेट होता जा रहा है, कोविड वायरस में बदलाव आते जा रहे हैं। तो इसलिए अगर कोविड वायरस कल को पूरी तरह म्यूटेट हो गया, बदल गया, तो ये वैक्सीन काम करेगी कि नहीं हमें नहीं पता। इसलिए आपको वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जो भी हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वापरते आ रहे हैं, यानी कि मास्क पहनना या 2 गज की दूरी बनाए रखना या हाथ धोते रहना या जो क्राउडेड प्लेसेस हैं उनको अवॉइड करना, वो तो हमें जारी रखना ही है कम से कम 1 साल और शायद 2 साल। और वैक्सीन एक एडिशनल प्रोटेक्शन है, एक और सुरक्षा कवच है। पूरी तरह हम वैक्सीन पर नहीं निर्भर हो सकते हैं। हमें मास्क पहनना और बाकी की जो भी प्रोटेक्शन है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये पॉइंट मैं एक्चुअली बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहूंगी कि ये सब लोग अच्छी तरह समझ लें कि हम वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको वैक्सीन की एलर्जी है या बहुत से कारणोंवश वो वैक्सीन नहीं ले पाएंगे, तो ऐसे लोग क्या करेंगे? इसलिए हम सबको मास्क तो बिल्कुल नहीं छोड़ना जी। और हो सकता है कि आप सुरक्षित हो भी जाए वैक्सीन लगाने से, थोड़ी बहुत संभावना है कि 70% आप, लेकिन आप करियर भी तो बन सकते हैं उसके, कैरियर भी बन सकते हैं आप इसके। तो आप अपने लिए भी सुरक्षा रखिए और अपने आसपास के लोगों के लिए भी आपको सुरक्षा के पूरे उपाय करने चाहिए।
तो ये आपका कहना है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, वरना हमारे लोग तो इतना फ्री हो जाएंगे, वैक्सीन लगाते ही सोचेंगे कि चलो अभी फ्री हो गए, घूमो फिरो, जैसा चाहे वैसा पार्टी करिए, शादी करिए और खूब गैदरिंग करके डांस वगैरह चालू हो जाएगा। तो ये अच्छी बात बताई। हमको फिर भी ध्यान रखना है, सावधानी रखना है, और ये नहीं समझना है कि वैक्सीन मिल गया है तो हम एकदम सुरक्षित हो गए हैं। दूसरा, एक वो एस्प्रिन लेते हैं यदि हम, जो कि ब्लड को पतला करने के शायद काम आती, तो क्या एस्प्रिन लेते हुए हम ये लगवा सकते हैं वैक्सीन? बहुत से ब्लड थिनर्स है, जैसे कि एस्पिरिन, क्लोपिडोग्राक और बहुत सारे, और जी ये बहुत लोग लेते हैं जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, लोगों को हाइपर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का प्रॉब्लम है। जी तो ये अगर आप लेते हैं, इसको आपको बंद नहीं करना है, और आप वैक्सीन जरूर ले सकते हैं। अगर आप एस्पिरिन लेते हैं तो इससे आपको वैक्सीन के साथ बिल्कुल कोई भी आपत्ति नहीं आएगी, और आप बेझिझक वैक्सीन ले सकते हैं अगर आप एस्पिरिन पे हैं तो। जी। और अगर कोई दूसरी दवाइयां भी ले रहे हैं तो डॉक्टर से बता दीजिए कि आप जी क्या हाँ। क्या ले रहे हैं, उनकी सलाह ले लीजिए और उसके हिसाब से फिर आप उनके अनुसार आगे कार्य करिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक और है, जो बाईपास सर्जरी अगर हुई है हाल में ही किसी की, तो उसको वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, या रुक जाना चाहिए? जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है और वो हॉस्पिटल से बाहर है, अभी रिकवर हो रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली लगाना चाहिए। इनफैक्ट अभी जो फेज चल रहा है वैक्सीनेशन का, जिसमें 60 साल के लोग और 45 और 59 इयर्स के बीच में जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जी उसमें जो बाईपास है उनका भी मेंशन है। वो लोग एलिजिबल हैं, वो लोग भी योग्य हैं, और उनको वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि उनमें भी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा है अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाए तो उनको वैक्सीन डेफिनेटली लगवाना चाहिए। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनको ये जो प्रॉब्लम है शुगर की या डायबिटीज, जो ये जी जो हाँ। हाइपरटेंशन, कैंसर, इनको तो जरूर ही लगवाना चाहिए। जी और हाँ। वो लोग ऐसा सोच के डर रहे हैं कि नहीं भाई, हमको तो पहले से ही ऐसा ऐसा है तो हम नहीं लगवाएंगे, वरना और रिएक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत गलत बात है। आप डॉक्टर साहब सामने बैठी हुई हैं, आप अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं या जो भी आपके आसपास के कोविड सेंटर के डॉक्टर हैं, आप उनसे भी सलाह कर लीजिए। लेकिन इस बारे में निश्चिंत हो जाइए कि आपको वैक्सीन लगा ही लेना चाहिए, ये उल्टा आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। ये जो कोविड वैक्सीन है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है? ये कितने समय तक के हम सोचते हैं कि कब तक आ, थोड़ी आशा भरी नजर कब तक रहे हमारी? ये जो कोविड-19 वैक्सीन है, वो नया वैक्सीन है। ये जी कितने समय तक प्रोटेक्शन देगा, अभी कोई जानकारी नहीं है, स्टडीज चल रही हैं। हो सकता है 8 महीना, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 2-3 साल, लेकिन इतना तो गारंटी है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं देगा। उम्र भर प्रोटेक्शन नहीं देगा, क्योंकि वायरसेस है वो बदलते रहते हैं। लेकिन कितने समय तक देगा, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, ये तो समय ही बताएगा। जी। लेकिन जो ये वायरस बदलते हैं और नया स्ट्रेन जो आता है, तो क्या ये हमारा वैक्सीन उनको पहचान जाएगा मेमोरी सेल से? वायरसेस जो है वो बदलते रहते हैं, बदलना उनके लिए आवश्यक है, उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। ओके। और म्यूटेशंस जो है, जो बदलाव होता है, वो कभी-कभी वायरस थोड़ा बहुत बदलता है और कभी-कभी पूरी तरह बदल जाता है। तो जो थोड़े बहुत म्यूटेशंस हैं, जो कम संख्या में है, जो थोड़े बहुत बदलाव है, उसके खिलाफ ये वैक्सीन आशा करते हैं कि प्रभावी रहेगा। लेकिन अगर कल को वायरस पूरी तरह म्यूटेट हो जाए, पूरी तरह बदल जाए, या जो म्यूटेशंस है वो ज्यादा संख्या में हो, तो ये वैक्सीन काम करेगा कि नहीं बता नहीं सकते हैं। आशा करते हैं कि काम करेगा, लेकिन करेगा कि नहीं ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आजकल जो वैक्सीन बनते हैं वो इस टेक्नोलॉजी से बनते हैं कि कल को अगर कोई वायरस पूरी तरह म्यूटेट कर भी गया, हाँ तो जी। वैक्सीन को बहुत ही कम समय में वैक्सीन में बदलाव लाया जा सकता है, जिससे वो वैक्सीन नए म्यूटेंट के खिलाफ भी असरदार हो। वो अरे पॉसिबिलिटी है। इसलिए अच्छा। हमें होप नहीं लूज करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमें, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, वो अभी हर साल लगाना पड़ता है, जो ओके। अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। तो हो सकता है कल को कोविड-19 का वैक्सीन भी ऐसा हो जाए कि हर साल नया वैक्सीन बने जिसमें हाँ नए नए स्ट्रेन हो, हाँ जी। और हमें हर साल लगवाना पड़े। तो ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है। अच्छा अच्छा। ओके, तो हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना जी है हाँ। और मान के चलना है कि फॉर द टाइम बीइंग ये वैक्सीन हमको हेल्प करेगा।
कम से कम जिस तरह हम प्रोटेक्शन ये लगा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, तो इसी तरह का एक बहुत दमदार और मजबूत प्रोटेक्शन हमारे पास वैक्सीन के रूप में आ गया है। तो उसके प्रति आशा रखनी चाहिए कि आगे ये काम करता रहेगा, लेकिन एकदम से भरोसा ना कर लें और लापरवाह ना हो जाए, हमें उसी तरह सावधानी बरतते रहना है। ये तो बहुत अच्छा। जब आप वैक्सीन लगाते हैं और समझिए उसी समय किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ रिएक्शन हो जाता है, तो आप लोग क्या तैयारी रखते हैं वहां पर सेंटर में? हॉस्पिटल में, हर सेंटर में, चाहे वो गवर्नमेंट सेंटर हो या प्राइवेट सेंटर हो, पेशेंट के लिए एरिया मार्क की हुई है जहाँ पे डिफिब्रिलेटर है, सब जो मेडिसिन है, पेशेंट को अगर कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो तो उसके लिए जो दवाइयाँ लगती हैं वो सब तैयारी रहती है। वहाँ एक डॉक्टर तैनात रहता है, नर्स तैनात रहती है, वेंटिलेटर रहता है। तो ऐसी परिस्थिति अगर हो कि पेशेंट को कोई बहुत ही सीरियस रिएक्शन आ जाए तो उसकी पूरी तैयारी रहती है कि पेशेंट को तुरंत ही हेल्प मिले और उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल घबराहट या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए वैक्सीन लेने के लिए। करेक्ट, करेक्ट। समझिए अगर किसी को वैक्सीन नहीं लगाना है, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं भाई जो सहमत नहीं होते, ज्यादा ही जिनको डर होता है, तो क्या उसको लगवाना जरूरी है? वैक्सीन लगवाना ये वॉलेंट्री है। अगर आपको नहीं लगाना है तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। करेक्ट। लेकिन अगर आपको कोई हाई रिस्क कंडीशन है, जैसे कि अनकंट्रोल डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट कंडीशन है, तो आप लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये आपकी मंजूरी पर है, वॉलेंट्री है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। आपके लिए अच्छा होगा, आप लगवाएंगे तो बेटर है, लेकिन आप पर निर्भर करता है। जी, बहुत अच्छा। तो सेंटर भी हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं? सेंटर भी आप जब भी ऐप में जाएंगे या आरोग्य सेतु ऐप या कोविन पोर्टल, आप अपनी मर्जी से अपना नजदीकी सेंटर चूज कर सकते हैं, अपना एड्रेस और पोस्टल कोड डालकर। तो आपको दिन का भी चॉइस मिलता है, स्लॉट का, समय का भी चॉइस मिलता है और सेंटर का भी चॉइस मिलता है। लेकिन अगर हम चाहें कि बिना रजिस्ट्रेशन से हम सीधा डायरेक्ट जाते हैं हॉस्पिटल या सेंटर में और लगवा लेते हैं, तो क्या ये संभव होगा? ऐसे कोई कोई सेंटर्स हैं जहाँ पे वॉक इन सुविधा भी है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके जाएं तो आपका टाइम बचेगा। लेकिन अगर आप वॉक इन भी गए अपने सब डॉक्यूमेंट्स के साथ तो आपका ऑन साइट यानी कि वहीं के वहीं भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है और आपको वहीं के वहीं भी वैक्सीन लग जाएगा। और गवर्नमेंट जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ा रही है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में, तो वॉक इन ज्यादा सेंटर्स खुलने के चांसेस हैं और वो सुविधा भी उपलब्ध है। जी। और रजिस्ट्रेशन करा लेने से एक डेटा जो तैयार होता है, गवर्नमेंट के पास डाटा तैयार होता है, उसमें आप भी शामिल हो जाते हैं। बाद में कभी भी जो कुछ अगर प्रॉब्लम होती है, कोई तैयारी की जरूरत होती है, तो एटलीस्ट एक अच्छा डेटा तैयार रहता है कि इतने लोगों को वैक्सीनेशन देश में हो चुका है। तो ये तो बहुत अच्छा है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करा लें, उससे भी ना घबराएं। कई सोचते हैं कि हम अपने आधार कार्ड का डिटेल दे देंगे या पैन कार्ड का डिटेल दे देंगे तो इससे कुछ गलत कोई फायदा उठा लेगा। तो उसके लिए आप जरूर सावधानी रखिए, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करा करके वैक्सीनेशन करवा लीजिए। ये बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। एक वैक्सीन ले लिया, समझ लीजिए दोनों वैक्सीन की डोज हो गई, लेकिन उसके बाद भी कोरोना होने के चांसेस रहते हैं? बिल्कुल चांसेस रहते हैं और उसका कारण ये है कि जो एंटीबॉडी उत्पादन होते हैं बॉडी में, वो सेकेंड डोज के 15 दिन बाद आपको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन उसके बाद भी समझो आपको कोई म्यूटेंट स्ट्रेन से या कोई नए टाइप के वायरस से इन्फेक्शन हुआ, या फिर आप कोई ऐसे कैटेगरी में जैसे कि आप बुजुर्ग हैं या आपको कैंसर है या और कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपका जो एंटीबॉडी की मात्रा है वो अच्छी नहीं है, तो आपको कोरोना हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो उसी समय आपके अंदर वायरस ऑलरेडी हो और इंक्यूबेशन पीरियड में हो, तो आपको पहले डोज के समझो 7वें या 8वें दिन पे कोरोना हो गया। तो उसका कारण ये है कि आपके अंदर वायरस ऑलरेडी है, इंक्यूबेशन पीरियड में है, उसका कारण वैक्सीन नहीं है। और वैक्सीन के दोनों डोज बाद भी अगर आप में अच्छी एंटीबॉडी की मात्रा नहीं है, आपको फुल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और वैक्सीन तो माइल्ड और मॉडरेट केसेस के अगेंस्ट नहीं है। वैक्सीन आपको सिर्फ फिलहाल यही प्रॉमिस कर रहा है कि आपको सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा और आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आपको जो माइल्ड इन्फेक्शन है या जो आपको इन्फेक्शन है असिम्प्टोमेटिक, जिसमें इन्फेक्शन है लेकिन ज्यादा लक्षण नहीं है, सिम्टम नहीं है,
वो हो सकता है, और आप वैक्सीन किसी और को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, यानी कि कैरियर भी बन सकते हैं। तो दोनों डोज के बाद भी आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, आपको मास्क तो पहनना ही पहनना ही पड़ेगा। एक हमारे पास आया है, रितु लोहाड़िया जी का प्रश्न है कि हाई बीपी के मरीज को अगर वैक्सीनेशन लेकर आना हो तो कर ले? ऑफ कोर्स उनको करना चाहिए। हाई बीपी के मरीज का, इनफैक्ट हाई बीपी का मरीज जो ट्रीटमेंट पे है या जिसको हार्ट कंडीशन है, उनकी तो वो जो 20 की जो लिस्ट यादी बनाई हुई है, जो 20 कंडीशंस की, उसमें ब्लड प्रेशर के मरीज का नाम है। आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो 20 कंडीशंस की जो लिस्ट है वो जरूर देख लीजिए। उसमें ये सब कुछ मेंशन है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उनका वो कंडीशन का भी नाम है इस लिस्ट में, 20 के लिस्ट में, उनको जरूर लेना चाहिए। जी, एक रीना भंडारी जी की तरफ से हमारे पास क्वेश्चन है कि अफ्रीका का जो वैक्सीन है वो ज्यादा इफेक्टिव परसेंटेज वाइज, तो क्या हम लोग उसके लिए रुके कि कभी अफ्रीका से आएगा या हम जाएंगे तो वहां लगवाएंगे? अभी मैं इसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी वैक्सीन आपको मिल रहा है उसे आप ले लीजिए। उसका ये कारण ये है कि सब जो वैक्सीन है, सबकी जो प्रभाव है वो लगभग सेम है। दूसरी बात ये है कि जो वैक्सीन है वो आपको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन, उम्र भर प्रोटेक्शन नहीं देने वाला है। हमको प्रोटेक्शन 8 महीने, 1 साल, 2 साल मिल सकता है। तो आप इस बार कोविशील्ड या कोवैक्सीन ले लीजिए। उसके बाद जब नया वैक्सीन आ जाएगा और जब दोबारा वैक्सीनेशन की नौबत आएगी 1 या 2 साल बाद, तब आप कोई और वैक्सीन लगवा लीजिए। लेकिन रुकने में इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज कोविड के केसेस अभी बढ़ रहे हैं। अभी आपको जो भी वैक्सीन मिल रहा है वो लगवा लीजिए। और उसका प्रोटेक्शन लाइफ लॉन्ग नहीं है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने एक बार कोविशील्ड लिया तो बस आप अगली बार और कुछ नहीं ले सकते, नहीं करा सकते। गलत, बराबर है। तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। एक हमारे और एक क्वेश्चन आया कि जब हम डिलीवरी बॉय से अमेज़न वगैरह की जब लेते हैं डिलीवरी, तो उनसे हाथ छुआ जाता है या जो बॉक्स होते हैं वो हम छू लेते हैं, तो उससे भी कोरोना होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो किसी कोई चीज छूने से जिससे किसी और ने छुआ है, जिसको फोमाइट्स कहते हैं, और फिर हम वही हाथ जिसमें वायरस हो अपने आंख को या नाक को या मुंह को लगाएं, तो उसके द्वारा वायरस हमारे बॉडी में प्रवेश कर सकता है। लेकिन अभी ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जिन्होंने बताया है कि इस जरिए से कोविड का होना का चांसेस कम है। ज्यादातर कोविड होता है हमारे नाक और मुंह से जब वायरस जाता है, जब हम उसे सांस लेते हैं और ब्रीथ करते हैं। अच्छा। तो कोई पार्सल से कोविड होना की संभावना आजकल कम मानी जाती है। जब कोविड का पैंडेमिक शुरू में आया था तब ऐसा माना जाता था कि जो भी पार्सल आता है उसको पहले बाहर रखो, वायरस को सूखने दो 24 कलाक। लेकिन अब स्टडीज ने ये बताया है कि इसकी संभावना कम है। और तब तो सब्जियां भी डिटॉल से जी हाँ, हाँ, वो भी मेरे ख्याल से सही नहीं है कि हाँ, सही नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है कि उससे इतना नहीं होता है, पर सांस के द्वारा ही वायरस अंदर जाता है। मलेरिया की एक दवा, वो कोई हाइड्रोक्सी क्लोरोफिल कुछ होता है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, मन से लेने लग गए थे कि, तो वो कितना सही है कि ऐसी वो एक्चुअली बिल्कुल गलत है। बिकॉज जब कोविड-19 आया था तभी ये इन्फेक्शन क्या है किसी को नहीं पता था, इसके खिलाफ कौन सी मेडिसिन काम करे किसी को नहीं पता था। इसलिए जो भी मेडिसिन हमारे पास थे हमने उस सब को ट्राई करना शुरू किया, और उसमें एक गोली थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो हमें लगा कोविड के प्रति काम करेगी। लेकिन बाद में बहुत सारी स्टडीज हुई और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अपने वादे पर खरी नहीं उतर पाई, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बहुत अच्छी नहीं थी कोविड के लिए। और इनफैक्ट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लेने के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, खासकर हार्ट के मरीजों में, जिनको कोई हार्ट की कंडीशन है उनमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लेने के कारण हार्ट के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसलिए उन्हें नहीं लेना चाहिए, और अगर उन्हें लेने की इच्छा होती है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अभी तो ये काफी डेटा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बहुत काम का नहीं है। एक ऐसे भी प्रश्न आया कि मेरे दोस्त को कोविड था लेकिन मैं उसके साथ रहा दिन भर, 5-6 दिन के बाद पता चला कि उसको वो पॉजिटिव था। अब मैं डर रहा हूं कि क्या मुझे भी हो जाएगा? तो अगर आपने अपने दोस्त के साथ लंबा समय बिताया है जो 15-20 मिनट के ऊपर है, आप लोग बहुत करीब है, दोनों ने मास्क नहीं पहना हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, एक ही कमरे में है, तो फिर आप हाई रिस्क में आते हैं। तो आपको क्वारंटाइन हो जाना चाहिए और आपको 10वें दिन पर
अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए, और अगर वो नेगेटिव है तो फिर आप डी क्वारंटाइन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उस इंसान के साथ 15 मिनट से ऊपर एक बंद कमरे में है बिना मास्क के और 6 फीट से नजदीक, तो फिर आप हाई रिस्क में हैं। करेक्ट। और ये आइसोलेशन और जो क्वारंटाइन आपने कहा, इसको अपन पॉजिटिवली कैसे आप डिफाइन करेंगे? कभी कभी क्या होता है कि जिसको होता है वो बड़ा गिल्टी फील घूमता है, उसको लगता है कि जैसे मैं अछूत जैसा हो गया। तो हमको अपना व्यवहार कैसा करना चाहिए और उसको भी किस तरह से अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी चाहिए? तो ये प्रॉब्लम्स थे वो शुरू में थे जब ये लॉकडाउन था और जब ये महामारी शुरू हुई थी। अभी तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। जो आदमी पॉजिटिव है और जो आइसोलेट कर रहा है वो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि वो इस इन्फेक्शन को फैलने से रोक रहा है। क्योंकि ये इन्फेक्शन को रोकने का और कोई तरीका नहीं है। तो वो एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम कर रहा है, और इनफैक्ट हमको ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए जो खुद ब खुद आइसोलेट हो जाते हैं, न कि किसी को बिना बताए बेधड़क बेझिझक घूमते हैं और इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं। तो ऐसे आदमी को बिल्कुल गिल्टी नहीं फील होना चाहिए, और इनफैक्ट उसको प्राउड होना चाहिए। उसको इनफैक्ट अपने कॉन्टैक्ट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए कि देखो मैं पॉजिटिव आया हूँ, तुम लोग जो भी मेरे करीब थे उन दिनों में तुम लोग सब लोग जाके अपने टेस्ट करवा लो। तो ये उस आदमी की एक्चुअली महानता होगी। जी। और एक चलते चलते एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? कोई भी इन्फेक्शन में, जब भी कोई नया इन्फेक्शन है जिसका सामना पहले पॉपुलेशन ने नहीं किया है, जैसा कि कोविड, तो क्योंकि ये वायरस हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम ने पहले नहीं देखा है, इसलिए सब लोग उस इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब भी 65 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन उस इन्फेक्शन से इम्यून हो जाता है, या नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा या वैक्सीन के द्वारा, तो उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो इससे वैक्सीन, जब भी वायरस फैलता है तो वायरस जब भी देखता है कि 70% लोगों को पे वो काबू नहीं पा रहा है, तो वो वायरस खत्म हो जाता है, तो बाकी के लोगों पर असर नहीं होता है। इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, जिससे बाकी के 30% को नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है, वैक्सीन भी नहीं लिया है, फिर भी वो प्रोटेक्टेड रहते हैं क्योंकि बाकी लोगों को इन्फेक्शन हुआ है या उन्होंने वैक्सीन लिया है। तो ये होती है हर्ड इम्यूनिटी। जी, क्योंकि बहुत सुनने में आता है हर्ड इम्यूनिटी होना चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी, तो यही नहीं समझ पा रहे कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होगी। तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि आप वैक्सीन लगाते हैं तो आप तो बचते ही बचते हैं, लेकिन दूसरों को भी बचाने का काम आप इस जरिए करते हैं। तो जरूर से जिम्मेदार नागरिक बन करके हम सभी को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, और जो भी सेंटर आपके नजदीक में है, आपके पास में है, वहां जाइए और बेफिक्र होकर, निडर होकर, क्योंकि हमारे साथ में हमारी पूरी डॉक्टर की सेना खड़ी है हमें बचाने के लिए। और आपका एक मैंने देखा, प्रधानमंत्री जी ने, जब नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीनेशन कराया और उसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, तो जब प्रधानमंत्री जी वैक्सीन को लेकर हमसे सीधी बात करते हैं, सीधा दिखाते हैं, तो लोगों का मनोबल कितना बढ़ता है इससे? लोगों का मनोबल प्रधानमंत्री जी को देखकर तो बहुत ही बढ़ता है, वो भी श्री नरेंद्र मोदी जी की तरह प्रधानमंत्री जैसे। और कोवैक्सीन के प्रति थोड़ी बहुत हेजिटेंसी थी पहले, लोग कोविशील्ड को प्रेफर करते थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने कोवैक्सीन लगवा लिया तो लोगों का कोवैक्सीन के प्रति विश्वास और भी बढ़ गया कि अगर प्रधानमंत्री जी ने लगाया है तो कुछ सोच समझ कर लगाया होगा, और अगर उनको विश्वास है तो हमें क्यों नहीं। तो इसलिए कोवैक्सीन के प्रति जो हिचकिचाहट थी वो भी दूर हो गई, और अभी लोग कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों ही लगा सकते हैं, दोनों ही समान है, दोनों प्रभावी है, दोनों सेफ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ख्याल है रेखा जी, कोई और क्वेश्चन है हमारे इसमें चैट बॉक्स में तो वो भी ले लिया जाए। और काफी सारी जानकारी आपसे मिली। डॉक्टर माला कानेरिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट जसलोक हॉस्पिटल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी अच्छे और इतने एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे बीच में आज उपलब्ध करवा दी, ताकि हम बहुत छोटे छोटे सिली क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में थे और बहुत सारी अफवाहें थी, वो सारी आज मेरे ख्याल से सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। और इसी तरह से जो सच्चाई है, जो अच्छी बातें, जो पॉजिटिविटी है, वो लोगों तक
डालना चाहिए, ये जरूरी था। और वैक्सीनेशन निडर होके लगवाइए, हर कोई लगवाइए। और अपने पास के एक चीज और पूछना मैंने आपसे भूल गई कि इसका रेट जो अभी चल रहा है कि क्या ये गवर्नमेंट हमको मुफ्त में देगी कि क्या हमको इसका पे करना पड़ेगा, थोड़ा उस बारे में भी क्लियर कर दीजिए। अगर आप वैक्सीन गवर्नमेंट सेंटर से लेते हैं तो ये आपको मुफ्त है, इसका खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। जी लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट सेंटर में जाते हैं तो जी आपको 250 रुपये पे करने हैं, जिसमें जो 150 रुपये हैं वो वैक्सीन के चार्जेस है और 100 रुपीज सर्विस चार्जेस है, और 250 के ऊपर नहीं है। सिर्फ 250 रुपये प्राइवेट सेंटर में और गवर्नमेंट सेंटर में मुफ्त में। जी, देखिए आपकी जान की सुरक्षा सिर्फ 250 रुपए में आपके बगल में उपलब्ध है। तो क्योंकि हमने एक साल बहुत बहुत तकलीफें उठाई है, इस महामारी से हमने बहुत सारी चीजें खोई है, हमारे प्रियजनों को खोया है। तो अब देर नहीं करना चाहिए और हमें इस तरफ पॉजिटिव सोचना चाहिए और बहुत सारी अफवाहों पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो डॉक्टर कानेरिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी।